हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मी इनवाइट क्लास के अंतर्गत और ये क्लास हो चुकी है लाइव आपके लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीर भोज की महत्वपूर्ण उपलब्धि और विजय के बारे में। क्योंकि आपका जो टॉपिक है ना, उस गुर्जर प्रतिहार वंश को हम पढ़ रहे हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो गुर्जर वंश के जो प्रतापी कह सकते हैं, शक्तिशाली जो राजा हैं, उन श्रेणी में है गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा मीर भोज प्रथम। अब इनके बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि जहां तक देखा जाता है इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर से मीर भोज के संबंध में प्रश्न आपके जब एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी प्यारे विद्यार्थी क्लास में लाइव जुड़े हैं, एक बार तो फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। मीर भोज इसकी उपलब्धियों की बात करें, सबसे पहले ध्यान रखना, इनका टाइम पीरियड है वो 837 ईस्वी से 889 ईस्वी, यानी हम कहें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का 9वीं सदी में 9वीं सदी में, या हम बात करें कि भारत की 9वीं सदी में जो प्रतापी शासक है उसमें इसका नाम शुमार होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो राजा मीर भोज की बात करें तो इनके पिता का नाम है रामभद्र और इनकी माता का नाम है आद्या देवी। ठीक है, अब देखिए मीर भोज है ना, इनके बारे में देखा जाए तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि वराह ताम्रपत्र, इसका बार बार वर्णन आएगा। वराह ताम्रपत्र के आधार पर मीर भोज प्रथम 836 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे देखिए, राजधानी, तो मीर भोज की स्टार्टिंग से ही राजधानी कन्नौज रही है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि गुर्जर, राजपूत और पाल वंश तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष है वो रहा है इन तत्कालिक समय। तो जो कन्नौज है ना, वो तीनों ही वंश के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, और सदियों तक इसके लिए युद्ध होता रहा है। यह सेकेंडरी क्लास 8:30 के बाद यानी 9 के आसपास शुरू हो गया। हेलो मोनू, आगे देखिए, तो मीर भोज की राजधानी कन्नौज थी, इसका जो वर्णन है वो वरा और दौलतपुर जो अभिलेख प्राप्त हुए उससे जानकारी हमें मिलती है। कि इसका जो उल्लेख है वह वरा और दौलतपुर अभिलेख में है। इसके अलावा नोट करें तो देखिए, उपलब्धियों की बात करें विजय के अंतर्गत, तो सबसे पहली उपलब्धि आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, और यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं, कालिंजर तथा गुजरातरा पर अधिकार। मीर भोज ने कालिंजर एक गुजरातरा पर भी अधिकार किया, इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि एक समय इसके हाथ से ये चित्र चले गए थे, लेकिन इसने इस पर पुनः अधिकार किया। तो देखिए, वराह ताम्रपत्र से ज्ञात कौन से ताम्रपत्र, देखिए इनके बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट राजा या वंश न होने की वजह से इनको अलग अलग स्रोत, अलग अलग अभिलेख, ताम्रपत्र है, स्तंभ लेके उनके जानकारी के आधार पर इनको एक श्रेणी दी गई है, एक क्रम दिया गया है, क्योंकि इनका व्यवस्थित कोई दस्तावेज नहीं होने की वजह से अलग अलग सोर्स से इनके वंश का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, सर जी राजस्थान जी के किस एग्जाम में काम आता है, राजस्थान की सभी भर्तियों में। आगे देखिए, तो ज्ञात होता है कि भोज ने सर्वप्रथम बुंदेलखंड क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया। जैसे ही शासन बना तो सबसे पहले तो उन्हें बुंदेलखंड जिसके हाथ से चला गया था उस पर अधिकार किया। ओके, और स्थापित करने का ये प्रयास किया, ये इस वराह और अभिलेख में ज्ञात होता है ताम्रपत्र से। इसके अलावा कालिंजर पर भी मीर भोज ने पुनः अधिकार किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यस अलोनगल, राम राम जी, राम राम। दूसरा जो इसकी विजय और उपलब्धि है वो है गोहिल तथा कलशुरियों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने गोहिल और कुलशुरियों पर उन्हें यानी मीर भोज ने विजय प्राप्त की, क्योंकि इसका उल्लेख है ना हमें 700 अभिलेख में मिलता है। 700 अभिलेख में ये ज्ञात होता है कि राजा भोज ने उत्तर भारत में अपनी साम्राज्य स्थिति को संगठित और मजबूत एवं शक्तिशाली बनाए, तो इसके लिए उसने यहां पर भी अधिकार करना जरूरी समझा। तो देखिए, 1077 ईस्वी में कहला अभिलेख, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा कि भाई मीर भोज की गोहिल और कलसुरियों पर विजय का स्रोत कहाँ है, किस आधार पर कह सकते हैं, तो कहला अभिलेख से मीर भोज के उत्तर भारत की विजय का प्रमाणित होती है, जानकारी प्राप्त होती है। सेकेंडरी की क्लास 9 बजे के आसपास होगी। आगे देखिए, इसके अलावा इसी अभिलेख से पता लगता है कि कलसुरी नरेश
पर भी मीर भोज ने अधिकार किया था, क्योंकि कलसुरी अभिलेख से, ये कहेला अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कलसुरी के जो नरेश थे ना, वो भोज के सामंत थे। सामंत यानी राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं उसके समान सामंत। तो कलसुरी के जो नरेश थे वो मीर भोज के सामंत थे, इसका मतलब कलसुरी इलाका भी मीर भोज के कंट्रोल में था। क्लियर? आगे देखिए, गौड़ पर विजय। गौड़ पर विजय देख नोट कर लीजिएगा कि जब मीर भोज की बात करें, उन्होंने उत्तरी भारत पर अधिकार किया, अपनी स्थिति मजबूत की, तो अब उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उसी दूसरे मोड़ पर ले जाती है। यानी उत्तर भारत पर विजय सत्ता मजबूत करने के बाद मीर भोज ने अपना ध्यान बंगाल के पाल वंश की ओर दिया, क्योंकि एक राजा का सबसे जरूरी महत्व होता है। आगे देखें, तो अब राजा, एक महत्वाकांक्षी राजा का यही लक्षण होता है कि वो हमेशा अपने साम्राज्य को बढ़ाए। तो इसलिए मीर भोज ने जब उत्तर भारत पर मजबूत सत्ता हासिल की, तो अब उसका विचार, उसका जो केंद्र बिंदु था वो था बंगाल के पाल वंश से लोहा लेना और शक्ति प्राप्त करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और केंद्रित किया, और यहाँ पर देखिए बदल स्तंभ लेख से, ये जो जहां पर मैंने गोल किया ना, वो अभिलेख का जिक्र करना है आपको प्रश्न के उत्तर में। तो बदल स्तंभ अभिलेख में पाल वंशी नरेश, जिसका नाम है देवपाल, की दिग्विजय का अत्यंत काव्यात्मक शैली में वर्णन किया गया है, और यहीं से हमें पता लगता है कि संघर्ष हुआ था मिहिर भोज और पाल वंश के बीच। आगे देखें, तो यहाँ पर जो कहला अभिलेख है ना, कहला ताम्रपत्र, इससे ये पुष्टि हो जाती है, इससे पुष्टि हो जाती है कि मीर भोज ने गूढ़ नरेश देवपाल पर भी अधिकार किया था, यानी देवपाल को हरा दिया था। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब इनके विजय और उपलब्धियों को देखें तो इनकी उपलब्धियों विजय के बारे में आपको शोर्त बताना होगा कि किस आधार पर किसी राजा ने किसी विषय पर उपलब्धि प्राप्त की है। तो ये जानकारी के लिए अति आवश्यक होता है कि आप इनका नाम मेंशन करें, अन्यथा क्या होता है कि ये हमारे जैसे राजपूत राजाओं की तरह नहीं है, जैसे महाराणा प्रताप की बात करें, राणा सांगा की बात करें या अदर, तो उसकी तरह पूरे सोर्स है ना वो उपलब्ध नहीं होते। इसलिए ये काफी टाइम पहले की बात हो रही है, ठीक है ना, 9वीं सदी की बात हो रही है। तो इनके जो प्राप्त साक्ष्य स्रोत है ना, उसके आधार पर हम इसकी श्रेणीबद्ध क्रम सीरीज करते हैं। तो इसलिए ये चीजें आपको नोट होनी चाहिए, जो अंडरलाइन किया है वो चीज जरूरी है, इसको आप अच्छे से नोट करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आगे बात करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर गौड़ वंश पर भी अधिकार करने के बाद जो मीर भोज है वह दक्षिण पश्चिमी प्रदेशों पर भी विजय यात्रा पर निकलता है। तो वो भी मैं आपको नोट करवा रहा हूं आगे। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, चलो बढ़िया। देखिए मीर भोज है ना, ये गुर्जर वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश पे प्रतापी राजाओं में शुमार है, क्योंकि या तो हम बात करें कि इसके नागभट्ट द्वितीय, या दूसरा जो नाम आता है यहाँ पर वो आता है मीर भोज के बारे में। और मीर भोज का तो वर्णन विदेशी लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में किया है, तो इसका वर्णन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी प्रदेशों पर विजय। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और अच्छे से ध्यान रखें कि मीर भोज ने अब उत्तरी और पूर्वी दिशा की ओर अधिकार करने के बाद, यानी कहने का मतलब है कि मीर भोज ने अपने सैनिक अभियानों के द्वारा भारत के काफी हिस्से पर अधिकार किया था, क्योंकि 9वीं सदी में भारत के प्रतापी शासक में अगर हम याद करें तो मीर भोज का नाम पहले आता है, मीर भोज का नाम पहले आता है। तो इसी कड़ी में मैं आपको लिखवाने जाता हूं, तो नोट कर लीजिएगा कि उत्तर तथा पूर्वी दिशा की ओर मीर भोज ने अनेक सैनिक अभियान किए। सैनिक अभियान, तो अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर बताएं
तो देखियो इस समय प्रदेश में पाल शासक देवपाल का प्रभुत्व था। देवपाल का प्रभुत्व था, एक शासक था, शक्तिशाली शासक था। तो अब देखा जाए तो देवपाल को हराना एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य माना जाता है मीर भोज के लिए। तो देखिए अपनी सामंतवादी महत्वाकांक्षा के लिए मीर भोज ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की ओर भी अपना आरंभ किया था। देखो उत्तर पूर्वी की ओर सैनिक अभियान किए थे और इस अभियान में अगर देखा जाए तो पाल वंश देवपाल को पराजित करता है, इसका उल्लेख जस्ट मैंने अभी आपको किया। इसके बाद मीर भोज का सैनिक जो अभियान है वह दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। क्योंकि देखो उत्तर पूर्वी में तो उसने सैनिक अभियान किए जिसमें देवपाल का मैंने वर्णन किया कि वो हरा देता है उसे। इसके बाद उनका जो सैनिक अभियान है वो दक्षिण पश्चिम की ओर और भी मीर भोज का सैन्य अभियान होता है। सैन्य अभियान होता है यानी वहां पर भी सैन्य अभियान रहता है। और इसका हमने जिक्र करें कि ये बात कैसे पता लगती है कि भाई मीर भोज का दक्षिण पश्चिमी की ओर भी सैन्य अभियान था और उन इलाकों पर भी मीर भोज ने विजय प्राप्त की। तो इसके लिए सोर्स के रूप में आप लिखे प्रतापगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। प्रतापगढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मीर भोज ने दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर हम बताएं तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के सहमान वंश के शासकों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए थे। तो इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के सहमान वंश से सहमान शासकों से मधुर संबंध थे। मधुर संबंध थे। ये जिक्र आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक चीज आपको अलग अलग से समझा के लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो नागभट्ट द्वितीय की विजय में अभियान में सहमान नरेश ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। यानी नागभट्ट द्वितीय, इससे पहले के राजा की बात करूं तो सहमान जो सहमान वंश है इसने गुर्जर प्रतिहार के साथ अच्छी संबंध बनाने की शुरुआत की थी। और इस समय भी प्रतापगढ़ अभिलेख से भी पता लगता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों और सहमान वंशों में मित्रता थी, मधुर संबंध थे और यही संबंध मीर भोज के समय भी चले आते हैं। और इस तरह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी विजय के संदर्भ में सहमान शासकों ने सहयोग दिया और मीर भोज ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं इसी प्रकार से मीर भोज का जो चौथा जो अभियान होता है, चौथा अभियान है विजय अभियान, वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की विजय। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की विजय, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्षेत्र बात करें अलग अलग क्षेत्र की, क्योंकि इन क्षेत्र में जो इलाके आते हैं तो इस पूरे इलाके को एक सेंटर बिंदु बना दिया कि भाई उत्तर पूर्वी इलाका है। यहाँ पर बात करें कि उत्तर पूर्वी की हो गया या उत्तर पश्चिमी हो गया, ये दक्षिण पश्चिमी हो गया, तो ये पूरे इलाकों को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो साउथ की अगर बात करें पूरी तरह से दक्षिण पर, तो वहां पर अलग वंश का राज था, जैसे बात करें राष्ट्रकूट वंश का राज था। लेकिन अगर उत्तरी इलाकों की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। यस सावन खान नमस्ते जी, नमस्ते। आगे देखिए तो मीर भोज ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान किए जिसका मैंने वर्णन पहले ही किया है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, यानी एक राजा की महत्वाकांक्षा होती है कि वो हमेशा अपनी शक्ति का वर्धन करे, हमेशा अपनी शक्ति बनाए। तो इस तरह से इनके सैनिक अभियानों में एक अभियान है वो उत्तर पश्चिमी प्रदेशों पर भी अधिकार करने का था।
एक उत्तर पश्चिमी आधिपत्य के लिए हुआ। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज जो समझा रहे हैं ना, ये एग्जाम के लिए यही आपकी हेल्प करेंगे काफी। एक्चुअल में होता क्या है कि अभी है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही जगते हैं। अभी तो उनको पढ़ना नहीं, अभी उनको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है। काफी ऐसे स्टूडेंट है जो बीच बीच में पूछते पूछते कि सर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। अरे भाई, सेमेस्टर शुरू हुआ अभी 1.5 महीना हो गया और अब आप पूछते हैं कि सिलेबस क्या है। वो फिर क्या है कि एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, फिर वो मुश्किल से पास हो जाते हैं। अगर कोई रेगुलर क्लास ले रहा है, कंटिन्यू ले रहा है, तो उसकी तैयारी बेहतर होती है और लास्ट टाइम में जो क्लास होती है उससे उसका रिवीजन होता है, तो फिर फुल मार्क्स आते हैं। कमी यही है कि वो कंटिन्यू क्लास नहीं लेते, कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं। वो एक कहते हैं ना, बरसाती मेंढक की तरह, जब बरसात होती है तब मेंढक कैसे निकलते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो बरसाती मेंढक की तरह ही काम करते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर करनाल पंजाब से प्राप्त पहेवा शिलालेख से देखो उत्तर पश्चिमी इलाकों पर विजय प्राप्त की, इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है मीर भोज के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि करनाल करनाल पंजाब, ओके, करनाल पंजाब से प्राप्त, करनाल पंजाब से प्राप्त पहेवा शिलालेख, पहेवा शिलालेख। अब ये यहां पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मैं नोट ही करवा लेता हूँ गोल करके, ताकि थोड़ा अच्छे से ध्यान रहे कि इसकी विजय का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है। तो ये ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बता देते हैं, तो शिलालेख में अश्व विक्रेता व्यापारी का उल्लेख मिलता है। ओके, अश्व यानी घोड़े खरीदने और बेचने वाले का उल्लेख मिलता है, और इन उल्लेख में भोजदेव के शासनकाल में व्यापार, घोड़ों का व्यापार किया था। इन्होंने भोजदेव के शासन काल में व्यापार किया था। अब देखिए ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर, देखिए कि उत्तर पश्चिमी इलाके पर मीर भोज का अधिकार हुआ था। कैसे, तो यहाँ पर करनाल और पंजाब से जो पहेवा शिलालेख प्राप्त हुए हैं ना, उस शिलालेख के ऊपर खुदा हुआ है कि अश्व विक्रेताओं का उल्लेख मिलता है। अश्व विक्रेताओं ने उल्लेख किया है कि ये जो राज्य है वह भोजदेव का था और इस काल में ये लोग व्यापार के लिए आए थे। इसका मतलब वो समय और वो इलाका मीर भोज के आधिपत्य में आता है। यस दिनेश चौधरी, ये वाली चीज आपके सामने क्लियर हो जाती है। अब बड़ी अगर विजय की मैं बात करूं तो मीर भोज की, वह है राष्ट्रकूटों के प्रति, और ये संघर्ष जरूरी है क्योंकि आप सभी को पता होगा गुर्जर प्रतिहार का सालों से, सदियों से राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष जारी रहा है। कभी राष्ट्रकूट हावी हुए तो कभी गुर्जर प्रतिहार हावी हुए। अब इसी कड़ी में मैं गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज को राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपको समझाता हूं। तो ये चीज तो आपने नोट कर ली है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना वो नोट्स भी अपने बनाए रखें, ठीक है। और कहते कि नहीं सर मुझे तो पढ़ना ही ठीक है, नोट्स तो फिर एग्जाम बाद में देखेंगे। तो वैसे नोट्स के लिए भी आपको वैसे टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप सभी के सभी कॉलेज की सभी सब्जेक्ट की जो नोट्स हैं वो क्लासी सेट पर अवेलेबल है। यहाँ पर टेस्ट वगैरह वो भी अवेलेबल है, आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। सपना बीए सेकंड सेमेस्टर कब होगा? जून में होगा क्योंकि जून से पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। जय हिंद राज, जय हिंद। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूं कि एक तो अपनी गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहा हूं, गुर्जर प्रतिहार वंश।
और दूसरी ओर है राष्ट्रकूट। तो अब क्या होता है कि दोनों ही वंश है ना, वह ताकतवर थे और दोनों ही वंश महत्वाकांक्षी थे। जब एक ही चीज को लेकर दोनों की महत्वाकांक्षा हो, जैसे कन्नौज, कन्नौज का जो इलाका है वो अट्रैक्टिव है दोनों के लिए, कन्नौज पर दोनों अधिकार करना चाहते हैं। तो अब एक ही हक तो एक का होगा, अधिकार तो एक का ही होगा। इसका मतलब एक कहते ना कि भाई एक फल है और मांगने वाले दो है, एक फूल के लिए दो भौरे घूम रहे हैं, तो पता है कि वो एक के पास ही आएगा। तो यहाँ लड़ाई होनी ही है, संघर्ष होना ही है। तो यहाँ पर वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार एक्चुअल में उत्तरी भारत के वंश है, उत्तरी भारत का प्रभावशाली वंश है। इसी प्रकार मैंने आपको कहा था कि जो राष्ट्रकूट है वह दक्षिणी भारत का प्रतापी वंश है, ठीक है। यानी एक उत्तर में और एक दक्षिण में अपनी बादशाहत कायम की हुए, लेकिन इनके मध्य संघर्ष तो तब होता है ना जब अब एक दूसरे की महत्वाकांक्षाएं टकराती है। तो इनके मध्य संघर्ष कब होता है, तो इसकी हम जिक्र करें तो दोनों की अपनी अपनी ताकत, महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी नीति के तहत दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और संघर्ष शुरू होता है। तो ये स्थिति मैं आपको बताऊं, ये तब होता है जब मीर भोज अपने सैनिक अभियान के द्वारा यानी मीर भोज अपनी अभियान, सैनिक अभियान और विजय यात्रा के द्वारा वह विजय प्राप्त करता हुआ राष्ट्रकूट की सीमाओं पर जा लगता है। यानी कहने का मतलब होता है ना कि एक राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आगे आगे जाता है और आगे जाने के चक्कर में वो उस राज्य की सीमा से टकराता है जो उसके जितना ही पावरफुल होता है। तो इस प्रकार बात करें तो अब यहां पर ऐसा हो गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश की सीमा बढ़ गई और इधर राष्ट्रकूट वंश की सीमा थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मीर भोज अपना सैनिक ताकत विस्तार कर रहे थे, करते करते उसकी जो साम्राज्य है, उसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कहां पर टकराने लगा, राष्ट्रकूट वंश से टकराने लगा। तो इस प्रकार से यानी मीर भोज की राज्य सीमा है वो राष्ट्रकूट राज्य से टकराने लगी। तो फिर यहां से संघर्ष शुरू होता है। क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको आगे जो नोट करवा रहा हूं, तो इस वजह से अब ये देखा जाता था, आप सभी को पता होगा, दोनों जने जब एक ही चीज चाहते हैं तो फिर क्या होगा, संघर्ष होगा। तो इस वजह से यहां पर नोट करवा दूं आपको कि ग्वालियर अभिलेख से, ठीक है, नोट करना कि ग्वालियर लेख से स्पष्ट होता है, क्योंकि वैसे बहुत सी कंफ्यूजन वाली चीजें विद्वान अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हम कुछ सीधे से टॉपिक पे बात करें, जो सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। तो ग्वालियर अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मीर भोज ने राष्ट्रकूटों की पराजय की घटना 866 में घटित हुई थी। मीर भोज की राष्ट्रकूटों से पराजय की घटना यानी ट्रेजेडी, पराजय की घटना या हम कहे ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है, पराजय की घटना है, वो लगभग 867 ईस्वी में हुई थी। यानी यहां पर लड़ाई में मीर भोज को भी हारना पड़ा था, पराजय हुई थी। लेकिन मीर भोज का एक समय ऐसा आया जब मीर भोज की ताकत बढ़ गई थी, तो इसके मीर भोज के आसपास है ना, मीर भोज के साम्राज्य के आसपास उसके दुश्मन ज्यादा हो गए थे। तो इस वजह से उसे एक दफा तो राष्ट्रकूटों के राजाओं से हार का सामना करना पड़ा, और जिसका उल्लेख मैंने यहाँ पर ग्वालियर अभिलेख के केंद्र किया कि मीर भोज को राष्ट्रकूटों से 867 ईस्वी में हारना पड़ा। लेकिन
इसने अपने जीवंत काल में जो क्षेत्र गंवाए थे राष्ट्रकूटों से लड़ने में, वो उसने अपने अपने ही जीवन काल में अपने शासन में पुनः प्राप्त कर लिए थे। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नोट करते हैं तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ग्वालियर अभिलेख में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भोज ने कृष्णराज अथवा तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को उत्तर भारत में लौटने के लिए विवश कर दिया था, यानी यहां पर विजय प्राप्त होती है वापिस। मीर भोज ने राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को, क्योंकि एक बार तो हार होती है लेकिन वापस कमबैक होता है उसका, और कृष्ण द्वितीय को उत्तर भारत से लौटने और सीमा छोड़ने को बाध्य कर देता है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर राष्ट्रकूट राजा जो कृष्ण द्वितीय था उसका मीर भोज से जब संघर्ष होता है तो यहाँ पर मीर भोज है वो शक्तिशाली होता है, प्रभाव हो जाता है उसका, और इसके प्रभाव की वजह से राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय है उसको उत्तरी भारत से पुनः अपने साउथ एरिया दक्षिणी एरिया में लौटना पड़ता है। ये इस प्रकार से मीर भोज है वह अपनी जो कहते हैं ना शक्ति जो चली जाती है युद्ध के बाद, उस शक्ति को वापस प्राप्त करने में वो महारत हासिल कर लेता है। पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मुझे सर, कौन से ईयर की बात कर रहे हो आप? देखो आगे बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद 888 ईस्वी के अगर मैं एक और जिक्र करूं 888 ईस्वी का, तो यहां पर कहा गया है कि गुर्जर और राष्ट्रकूट संघर्ष में गुजरात प्रदेश राष्ट्रकूटों के हाथ से निकल जाता है, यानी मीर भोज के अधिकार में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब इस तरह से देखा जाए तो अब ऐसा है कि ये दोनों ही ताकतवर वंश थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों में विद्रोह समाप्त हो जाता है, नहीं। इसका जैसे मीर भोज चला गया तो उसकी जगह दूसरा राजा या उसकी यहाँ पर राजकोट में दूसरा राजा है, यानी सदियों से इन दोनों वंशों में उत्तर और दक्षिणी संघर्ष है वो चलता रहता है, और ये मीर भोज ने समाप्त नहीं किया, ये चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी मीर भोज जब एक युद्ध समाप्त हार जाता है तो वो अपनी वापस खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मीर भोज की जो महत्वपूर्ण विजय थी उपलब्धियों को, इसको मैंने आपके सामने जिक्र किया, और आई थिंक आपने ये सब नोट कर लिया होगा अपने एग्जाम को देखते हुए। और अब जब देखा जाए तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इसका साम्राज्य है वो कहां तक फैलता है, मीर भोज का साम्राज्य विस्तार। तो जिस प्रकार से मीर भोज ने विजय प्राप्त की है, अगर उसी को देखा जाए तो इसका जो साम्राज्य है ना वो हिमालय से बात करें, भारत का उत्तरी छोर हिमालय से लेकर पूर्व की ओर बात करें तो पूर्व पाल साम्राज्य की सीमा तक, पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक इतना बड़ा राज्य है वो मिहिर भोज है वो स्थापित करता है। इस प्रकार से बात करें दक्षिण पूर्व में कौशाम्बी तक, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौशाम्बी तक, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके साम्राज्य विस्तार को देखें तो दक्षिण में बुंदेलखंड और उत्तरी काठियावाड़ तक, सिर्फ दक्षिण की बात करें तो देखिए बुंदेलखंड एवं काठियावाड़,
यानी मीर भोज के साम्राज्य कहां तक फैला हुआ इसके विस्तार की मैं आपको बात कर रहा हूं। इस प्रकार से इसका पश्चिमी अगर इलाके की बात करें तो पश्चिम में राजपूताने तक भी इसका अधिकार होता है। इस तरह पश्चिम में राजपूताने क्षेत्रों पर भी मीर भोज का आधिपत्य एवं साम्राज्य विस्तार होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, जिससे आपको पता लग गया होगा कि मीर भोज है वो बहुत ही प्रतापी शासक था। और मीर भोज से संबंधित जो अभिलेख है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है वराह अभिलेख, और वराह अभिलेख में मीर भोज के प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से मीर भोज ने अपने प्रशासन, अपने साम्राज्य को मजबूत किया। और 1843 में दौलतपुर अभिलेख में दान के बारे में भी उल्लेख मिलता है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। 1843 दौलतपुर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, ठीक है, ये अलग से नोट करवा लिख दीजिएगा कि दौलतपुर अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि रुके हुए दान को मीर भोज ने पुनः प्रारंभ करवाया था। रुके हुए दान यानी गुर्जर प्रतिहार के द्वारा दान प्रथा है, यानी दान देने की प्रथा हुआ करती थी, तो मीर भोज के समय रुके हुए दान को पुनः शुरू करवाया, पुनः शुरू करवाया। तो ये इसका उल्लेख आ सकता है, कौन से अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मीर भोज के बारे में अपना जो टॉपिक था आज का वो कंप्लीट होता है। और आई थिंक इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी अपने टॉपिक से संबंधित वो आपको मिल गई होगी, आपने नोट कर ली होगी। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ आए कुछ चीजें तो वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगती है ना, वो लगती है और लगेगी भी, तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो